प्रस्तुत है सॉफ्टवेयर रूपक श्रृंखला गाथा झरोखे से। प्रस्तुत है वीर सिंह लोक गाथा पर केंद्रित रूपक सांचा पूत चढ़े दरबार। लेखक हैं श्री जीवन यदुराही और प्रस्तुतकर्ता मोहन सी रामानी। जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से। जीवन के सारे रस इनमें है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। जीवन के सारे रस इनमें है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। झांक रही संस्कृति हो जैसे, झांक रही संस्कृति हो जैसे गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे से, सारा जग झांके गाथा झरोखे से, सारा जग झांके गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से। छत्तीसगढ़ में प्रचलित वीर सिंह की गाथा का नाम राजा वीर सिंह के नाम पर पड़ा। गाथा तब की है जब छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और आपस में लड़ते रहते थे। जो राजा अपने राज्य सीमा के वर्धन के साथ ही साथ अत्याचारियों के विरुद्ध तलवार उठा लेता था, वह पूजित सम्मानित होकर लोक नायक बन जाता था। लोकजन का विश्वास अपने नायक को रहस्यमय लोक में प्रतिष्ठापित करने से नहीं चूकता। लोक गाय की कल्पना लोक की भावनाओं को लोक चरित्र के आसपास बुनती चलती है। इस तरह छोटी मोटी शौर्य गाथा एक महागाथा में परिवर्तित हो जाती थी। डॉक्टर रामप्रकाश सक्सेना ने अपनी पुस्तक मध्य भारत के लोक गाथा गीत में विशेष टिप्पणी के अंतर्गत लिखा है, ये गाथा सर्वप्रथम रायपुर से 1955 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ी मासिक के अंकों में धारावाहिक रूप में छपी थी। वीर सिंह की गाथा को सुप्रसिद्ध लेखक दयाशंकर शुक्ल ने अपनी किताब छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन में कम शब्दों में इस तरह लिखा है। रानी एक जोगी को भिक्षा देने जाती है और वो रानी को मक्खी बनाकर हर ले जाता है। फिर रानी की खोज, राजा की रानी से भेंट, राजकुमारी से ब्याह, जितनपुर में ब्याह, माँ से भेंट, जोगी का रहस्य, मदन सिंह की मृत्यु, तीनों रानियों की खोज, जोगी को मारना, माता पिता के साथ प्रस्थान इत्यादि का वर्णन है। मध्यकालीन मूढ़ विश्वासों से भरपूर ये वीर गाथा है।
वीर सिंह की गाथा मध्यकालीन मूढ़ विश्वासों से भरी हुई भले हो, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों में उससे एक लाभ अवश्य था। वो युद्धों का जमाना था। ऐसे काल और ऐसे समाज में नई पीढ़ी के युद्धोचित चरित्र निर्माण में ऐसी गाथाओं से सहायता मिलती थी। साथ ही वीर जगत को मनोरंजन का मनोनुकूल साधन भी माना जाता था। इस गाथा का कथानक शुरू होता है हरतीनगर से। वहां का राजा था वीर सिंह, यथा नाम तथा गुण। वह अनेक राजाओं को युद्ध में हरा चुका था, जो अब उसके करद राजा बन चुके थे। राजा वीर सिंह को अगर किसी का भय था तो जादूगर दुर्जन का था। जादूगर दुर्जन अनेक रहस्यमय शक्तियों का स्वामी था। वो जब चाहे किसी का भी रूप धर सकता था और किसी को भी कोई भी रूप दे सकता था। वो हरदीनगर की राज्य सीमा से लगे जंगल में रहता था और नित नए मंत्र को सिद्ध करने का उद्योग किया करता था। अत्याचारी तो था ही। जब भी उसकी इच्छा होती हरदीनगर आ जाता रूप बदलकर, और कुछ भी मनमाना कर जाता। उसके मंत्रों की कोई प्रतिघाती काट किसी के पास नहीं थी। किंतु राजा वीर सिंह को ज्ञात था कि यदि मंत्र पढ़कर कोई रेखा खींच दी जाए तो उसे पार करने में दुर्जन असमर्थ था। यानी एक विशाल काय हाथी के लिए नन्ही सी चींटी का उपाय। जब भी राजा वीर सिंह अपने दरबार की ओर प्रस्थान करता तो वो महल के द्वार पर मंत्रबद्ध रेखा खींच जाता और समझाइश दे जाता रानी रमुला को। देखो रानी, चाहे कुछ भी हो जाए, इस रेखा को पार करके बाहर न निकलना। उस जोगी रूपधारी दुर्जन के सामने तो बिल्कुल नहीं जाना। रानी रमुला अपने 5 महीने के शिशु को पालने झुलाती हुई उसके बड़े होने की प्रतीक्षा करती रहती। लेकिन कौन टाल सकता है होनी को? वह तो होके रहती है। आखिर जिसका डर था वही हुआ। इधर राजा वीर सिंह दरबार के लिए प्रस्तुत हुए और उधर महल के दरवाजे पर आधम का जादूगर दुर्जन, जोगी के वेश में शैतान, बेतरतीब बड़ी हुई दाढ़ी मूछे, रक्त टपकाती सी लाल लाल आंखें। माता भिक्षा दो, माता भिक्षा दो की आवाजें रनिवास तक पहुंच रही थी। रानी रमुला ने सोचा शायद कोई सच्चा योगी द्वार पर आया है, इसलिए उसने दासी को भिक्षा देकर भेजा। किंतु दासी के हाथों से भिक्षा लेना स्वीकार नहीं किया दुर्जन ने। आखिर अपने 5 महीने के शिशु मदन सिंह को पालने में छोड़कर रानी को ही भिक्षा देने के लिए बाहर निकलना पड़ा। रानी रमुला को अपने पति की समझाइश याद थी, इसलिए वो रेखा के अंदर ही रही। दुर्जन गरज पड़ा। नहीं 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 रानी रमुला, मैं कोई राह चलता भिखारी नहीं हूं जो बंधी हुई भिक्षा लूं। सच्चा जोगी हूं, तपस्वी हूं मैं। राजा द्वारा खींची रेखा के बाहर आकर भिक्षा दोगी तो लूंगा और आशीर्वाद भी दूंगा, नहीं तो चला जाऊंगा तुम्हारे दरवाजे से और श्राप दे जाऊंगा तुझे। अब क्या करती रानी रमुला? इधर कुआं उधर खाई, आना ही पड़ा रेखा के बाहर। और फिर गजब हो गया। जादूगर दुर्जन ने रानी को मक्खी बनाकर अपनी बाह पर बैठा लिया और गायब हो गया। रोती खड़ी रही दासी। सतखंडा महल में रोने लगी राजमाता। कोठे में भूरी भैंस और सिंह द्वार पर भूरी कुतिया रोने लगी। पलने में सोया शिशु मदन सिंह रोने लगा।
राम कथा में लक्ष्मण ने रेखा खींची थी और भिक्षा मांगने साधु रूपधारी रावण आया था। सीता का हरण हुआ था। इस गाथा में भी उसी घटना को पुनर्घटित किया है। अतः ये तय है कि लोक रचना जगत भी लिखित साहित्य से प्रभावित होता रहता है। जब राजा वीर सिंह अपने दरबार से लौटे, महल में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा ने पूरे महल में रानी को खोजा, वो कहीं नहीं मिली। आखिर सिसकती सिसकती राजमाता ने सारा हाल सुनाया। वीर सिंह के अंदर राशि क्रोध उबल पड़ा। अपनी 9 लाख सेना को लेकर निकल पड़ा राजा रानी की खोज में। मगर जाने से पहले मदन सिंह के लालन पालन का दायित्व राजमाता को सौंप दिया था। जंगल और हरदी नगर की सीमा पार डेरा पड़ा राजा का। वहां तालाब था। तालाब के किनारे दुर्जन की कुटी थी। रानी रमुला ने देख लिया था सेना को। दुर्जन ने उसे कुतिया बना दिया था। तालाब में नहाने का बहाना बनाकर रानी रमुला राजा के डेरे घुस गई। उसने राजा को समझाया, हे राजन, मेरी बात मानिए, आप लौट जाएं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ये जोगी नहीं, जादूगर है। ये मुझे कभी मक्खी तो कभी कुतिया बनाकर रखता है। ये पूरी सेना और आपको पत्थर बना देगा। यहाँ खतरा ही खतरा है। मेरी प्रार्थना मानकर लौट जाइए। इतनी समझाइश देकर रोती हुई लौट आई रानी रमुला। जादूगर दुर्जन चालाक भी था। उसे राजा वीर सिंह की उपस्थिति का ज्ञान हो गया था। जब सुबह राजा ने दुर्जन पर आक्रमण किया तो उसने अपनी मंत्र शक्ति से राजा और उसकी 9 लाख सेना को पत्थर बना दिया। चीख कर रो पड़ी रानी रमुला और अट्टहास करने लगा जादूगर दुर्जन। दिन बीते, माह बीते, वर्ष बीते। हरदी नगर के राजमहल में राजमाता की ममता की छाया में पलने बढ़ने लगा कुंवर मदन सिंह। और एक दिन पनघट की ओर जाती एक पनिहारिन का घड़ा टूट गया। घड़े पर पत्थर मारा था कुंवर मदन सिंह ने। क्रोधित हो गई थी पनिहारिन। उसने व्यंग्य किया मदन सिंह पर, कुंवर, हमारा घड़ा तोड़कर बहादुरी क्यों दिखाते हो? यदि सचमुच वीर हो तो छुड़ाकर दिखाओ अपने माँ बाप को। वो तो दुर्जन जादूगर के कैद में पड़े हैं और आप हमारा घड़ा तोड़ने में लगे हो। बात लग गई कुंवर को। वो सीधा राजमाता के पास गया और पूछने लगा अपने माँ बाप के विषय में। राजमाता कैसे बताती, कैसे भेज देती किशोर कुंवर को खतरों के बीच? वही तो उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। लेकिन कुंवर की जिद के आगे राजमाता की एक न चली। बतानी ही पड़ी उसे पूरी कथा, वो पूरी घटना। कुंवर मदन सिंह लिली हंसा घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा अपने माता पिता की खोज में। माता पिता की खोज की यात्रा में दिलचस्प बात ये हुई कि कुंवर मदन सिंह की 3 शादियां भी हुई। सकेलनपुर, जोहारनपुर और जितनपुर की राजकुमारियां परिणय बंधन में बंध गईं। विशेष बात ये थी कि तीनों राजकुमारियां चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न थीं। कुंवर मदन सिंह अपने माता पिता की खोज में निकलना चाहता था। खोज यात्रा को पूर्ण किए बिना वो बंधना नहीं चाहता था राजकुमारियों के मोहपाश में। जब उसने अपना उद्देश्य राजकुमारियों से प्रकट किया तो राजकुमारियों ने कहा, कुंवर, हम लोग भी साथ चलेंगे, आपकी सहायता करेंगे। कुंवर मदन सिंह ने राजकुमारियों को मना कर दिया। उसने कहा, जब मुझ पर संकट आएगा तभी तुम तीनों मेरी सहायता के लिए आना। पहली राजकुमारी को दूध दोहने का काम सौंपा। दूसरी राजकुमारी को तुलसी के बिरवे पर पानी डालने का कार्य
और तीसरी को दही जमाने को कहा। कुंवर मदन सिंह ने राजकुमारियों को बताया, यदि गाय के थन से दूध के बदले रक्त निकले, यदि तुलसी का पौधा मुरझा जाए और दही न जमने पाए, तो समझ लेना कि मुझ पर संकट आया है और तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। और मदन सिंह निकल पड़ा अपने माता पिता को खोजने। 9 दिन 9 रात की यात्रा के बाद मदन सिंह वहीं जहां पहुंचा जहां दुर्जन जादूगर की कुटिया थी। संयोगवशात रानी रमला को उस दिन तालाब में नहाने की अनुमति मिली थी। तालाब के किनारे बैठे मदन सिंह को देखकर रानी के मन ममता उमड़ आई। रानी ने मदन सिंह से उसका परिचय पूछा। मदन सिंह का परिचय जानकर रो पड़ी रानी रमुला। उसने कुंवर मदन सिंह से कहा, बेटा, मैं ही तुम्हारी अभागन माँ हूँ। वहाँ देख, तुम्हारे पिता पत्थर बने पड़े हैं। बेटा, लौट जा, ये जादूगर तुम्हें भी पत्थर बना देगा। मदन सिंह ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप उस जादूगर को बातों में उलझाकर उससे उसकी मृत्यु का रहस्य पूछ लो और मुझे बता दो, तो मैं मार सकता हूँ जादूगर को। और ये शुभ कार्य कर ही लिया रानी रमूला ने। उस जादूगर ने अपनी मृत्यु का रहस्य बता दिया रमूला को और रानी रमूला ने बता दिया राजकुमार मदन सिंह को। गाथा का तीसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा यहां से शुरू होता है। गाथा को पूर्णता की ओर पहुंचाने और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मदन सिंह का प्रयत्न आरंभ होता है। यहां से इसी हिस्से को पढ़ सुनकर अनेक लोगों का मत है कि इस गाथा का नाम वीर सिंह की गाथा के बदले मदन सिंह की गाथा होना चाहिए था। मदन सिंह अपने लिली हंसा घोड़े पर सवार होकर उस द्वीप की ओर चल पड़ा जहां पेड़ से लटके सोने के पिंजरे में बैठे तोते के अंदर जादूगर के प्राण सुरक्षित थे। अनेक लोक कथाओं में खल पात्रों के प्राण तोते के अंदर सुरक्षित होने की बात कही जाती है। टेटू मगर की सहायता से समुद्र को पार किया कुंवर मदन सिंह ने और तोते के पिंजरे को उतार लिया पेड़ से। तोते को आसन्न संकट का ज्ञान हो गया था। वो चीखने चिल्लाने और फड़फड़ाने लगा। कुछ गाथा गायक कहते हैं कि मदन सिंह पिंजरे सहित पेड़ से गिरकर मर गया और कुछ कहते हैं कि मदन सिंह समुद्र में गिरकर मर गया। कुछ भी हो, वो मर अवश्य गया था। जैसे ही मदन सिंह मरा, उसकी पत्नियों ने जान लिया कि कुंवर पर संकट आ गया है। गाय के थन से रक्त निकलने लगा, तुलसी का बिरवा मुरझा गया और दही का जमना बंद हो गया। तीनों राजकुमारियां पहुंच गई द्वीप में। पहली रानी ने मंत्र बल से मदन सिंह की अस्थियों को इकट्ठा किया, दूसरी ने देह पर मांस त्वचा चढ़ा दिया और तीसरी ने उसमें प्राण फूंक दिए। उठ बैठा कुंवर मदन सिंह। उसे ऐसा लगा जैसे वो लंबी और गहरी नींद से जागा हो। फिर पिंजरे में बंद तोते का ख्याल आया। उसने पिंजरे को पुनः पेड़ से उतारा और तोते को बाहर निकालकर उसके पंख, पैर और डैनों को तोड़ने लगा। उधर जादूगर दुर्जन के हाथ पैर टूटने लगे। दर्द से चिल्लाने लगा वो। जब कुंवर मदन सिंह अपनी पत्नियों के साथ जादूगर के सामने पहुंचा, जादूगर प्राणों की भीख मांगने लगा। मदन सिंह ने जादूगर से कहा, तुझे प्राणों की भीख मैं दूंगा अवश्य, पर पहले मेरे माता पिता और उसकी सेना को पहले जैसा बना दे, नहीं तो मैं अभी इस तोते की गर्दन तोड़ दूंगा। प्राण भय से जादूगर दुर्जन ने मंत्र फूंका तुरंत और सभी पहले जैसे हो गए। रानी रमूला को कुतिया से और राजा वीर सिंह को पत्थर की देह से मुक्ति मिली। पूरी सेना सजग हो गई। माता पिता के कहने पर मदन सिंह ने तोती की गर्दन तोड़ दी।
मर गया शैतान जादूगर। राजा रानी को पुत्र के साथ 3 पुत्र वधुएं भी मिल गई। हजार हजार दुख भरे दिनों का एक सुखद अंत हुआ। जैसे उनके दिन बहुरे, सबके बहुरे। सच्चा पुत्र ही मदन सिंह की तरह अपने माता पिता का उद्धार करता है। कहा भी गया है, सांचा पूत चढ़े दरबार। सुप्रसिद्ध लेखिका उर्मिला वार्ष्णेय ने इस गाथा को छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक लोकप्रिय गाथा माना है। सांचा पूत चढ़े दरबार वाली इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली ये गाथा मध्यकालीन जन विश्वासों के रेखांकन के साथ ही साथ पारिवारिक स्नेहिल संबंधों को भी रेखांकित करती है। जीवन झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से। दसमत और नगेसर कहना गाथा यही मन रानी, कुंवर अछरिया कुंवर रसालू सुरमय अमर कहानी। दसमत और नगेसर कहना गाथा यही मन रानी, कुंवर अछरिया कुंवर रसालू सुरमय अमर कहानी। प्रीति और आदर्श झलकता, प्रीत और आदर्श झलकता गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से। कुंवर कल्याण साय कचना धुरवा की गाथा, गोपी चंदा और भरथरी सुन झुकता है माथा। फूल कुंवर कल्याण साय कचना धुरवा की गाथा, गोपी चंदा और भरथरी सुन झुकता है माथा। देख पवारा राय सिंह का, देख पवारा राय सिंह का गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से,
सारा जग झांके गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे से। जीवन के सारे रस इनमें है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। जीवन के सारे रस इनमें है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। झांक रही संस्कृति हो जैसे सांचा पूत चढ़े दरबार। अभी आप वीर सिंह की लोकगाथा पर केंद्रित ये रूपक सुन रहे थे। लेखक थे श्री जीवन यदुराही, वाचक स्वर श्री हसन खान और डॉक्टर कंचन अहलूवालिया के थे। शीर्षक गीत के गायक सुनील सोनी और अंजलि शुक्ला। वाद्य पक्ष के कलाकार थे मोहम्मद सिराज, मोहम्मद आरिफ, विवेक टाक, महेंद्र चौहान, शिव कुमार गौड़ और सत्यरंजन गंगेले। रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी। जीवन झांके गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे